Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss second part of worksheet of class 3rd, subject English. Worksheet number is B1 up to question number 8. We have already discussed in our part 1. Second part we will start from question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, उन वर्ड्स के साथ जो कि बॉक्स में दिए हुए हैं. यस्टरडे राहुल वाज टाइडिंग हिज अनटिडी रूम. कल राहुल सफाई कर रहा था अपने गंदे रूम की. सडनली ही हेयर्ड ए लाउड थड. अचानक उसने सुना एक जोरदार गिरने की आवाज़. इन हिज ग्रैंड मदर्स रूम, अपनी ग्रैंड मदर के रूम में. ही पीप्ड थ्रू दी की होल. उसने जो चाबी लगाने वाला होल होता है दरवाजे में, उसमें से झांका. एंड सा, और देखा, हिज ग्रैंड मदर लेइंग ऑन द फ्लोर. उसकी ग्रैंड मदर फर्श पर लेटी हुई थी. हर स्पेक्टिकल्स, सैंडल्स and pearls were scattered. उनके चश्मे, सैंडल, पर्स फैले हुए थे हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ. जैसे गिरने के बाद चीज़ें फैल जाती हैं उस तरह से. ही पुश्ड ओपन द डोर. उसने धक्का देकर दरवाजे को खोला. पिक्ड हर अप, उन्हें ऊपर उठाया. एंड लेड हर ऑन दी बेड, और उन्हें बेड पर लिटाया. तो इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा हुआ है. तो जो वर्ड्स इसमें दिए गए थे उन्हें फिलअप में लिया गया है और आपको इसका अर्थ भी बता दिया है. इसके अलावा जब भी आप अपना एक्सरसाइज वर्क करें, सबसे पहले एक रीडिंग करें और देखें आपके लिए कौन से वर्ड न्यू हैं, और अगर ज़रूरी है तो उसका हिंदी में या इंग्लिश में आप मीनिंग लिख सकते हैं. जैसा कि जगह जगह पर हमने वर्कशीट में शो किया है कि जो भी न्यू वर्ड आपको मिले, अगर उसकी आप हिंदी या इंग्लिश में उसका मीनिंग लिख लेते हैं तो आपको उस लाइन को समझना बहुत आसान हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. Was the punishment given to the thief fair? Give reason. क्या पनिशमेंट देना चोर को ठीक था? उसका रीजन देना है. आंसर है यस, हाँ. बिकॉज वन मस्ट बी पनिश्ड फॉर ए रॉन्ग एक्शन. क्योंकि किसी को भी अपने गलत काम के लिए पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए. वन इज़ नॉट सपोज्ड टू स्टील. किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए. तो ये 1 का आंसर हुआ. 2 नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, इट वॉज फेयर, ये ठीक था, ऑन दी मेयर्स पार्टी, मेयर की पार्टी पर, टू फाइंड द पीपल, टू फाइंड द पीपल, लोगों को फाइंड किया जाना. वाई और वाई नॉट, ऐसा क्यों था या क्यों नहीं था. तो उसका आंसर है
अगर हम कहते हैं यस, हाँ ये ठीक था, उस कंडीशन में बिकॉज वी शुड नॉट बी सेल्फिश, क्योंकि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू शेयर अवर थिंग्स, हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। वी शुड फील फॉर द पुअर, हमें गरीबों के लिए महसूस करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी कंडीशन है नो, यदि हम नहीं कहते हैं तो उसके लिए इट वॉज नॉट द प्यूपिल्स फॉल्ट, ये लोगों का कोई फॉल्ट नहीं था। द थीफ कुड हैव बोरोड मनी, चोर पैसे उधार ले सकता था। वर्क हार्ड टू अर्न मनी, कठिन परिश्रम कर सकता था धन कमाने के लिए। तो दोनों ऑप्शन बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुड नॉट दी डॉल्फिन, क्या डॉल्फिन बी लेफ्ट, नहीं छोड़ देनी चाहिए, फ्री इन द सी, आज़ाद समुद्र में। व्हाट इज़ योर ओपिनियन एंड वाई, आपका क्या ओपिनियन है और ऐसा क्यों है। तो 3 का आंसर है यस, हाँ, दे शुड बी लेफ्ट फ्री, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। परहैप्स दे विल एन्जॉय देयर मोर, शायद वे वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगी। वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन कैप्चर, हमें एनिमल्स को कैप्चर करके पकड़ के नहीं रखना चाहिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, खाली जगहों को भरना है ए के साथ या तो एन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं एन का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई हो या उसकी आवाज़ आए तो वर्ड से पहले, नाउन से पहले एन लगेगा। बाकी सब लेटर्स अगर हैं तो उनमें ए आएगा। तो वोवेल्स का ख्याल रखना है। तो मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, क्योंकि ये तो आप जानते हैं क्लास 3rd में सारे बच्चे अच्छे से ए और एन का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लाइंस की आपको हिंदी बता देता हूँ। ए और एन आप अपने आप से भी लगा सकते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। ये रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि आप चीज़ों को रीड करें, समझने की कोशिश करें। ज़रा सा भी आप कोशिश करेंगे तो आपको सेंटेंस का मतलब बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, एक एक वर्ड की हिंदी में आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से पार्ट्स में सेंटेंस को रीड करने की कोशिश करेंगे, आसानी से आपका पूरा सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो विद ए और एन, ए के साथ या तो एन के साथ। 1 नंबर, अब्राहम लिंकन वॉज एन ऑनेस्ट मैन, अब्राहम लिंकन एक ईमानदार आदमी था। 2 नंबर, देयर इज़ एन इन नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक होटल है। या इन यूज होता है धर्मशाला के लिए, होटल के लिए, या कोई भी जहाँ पर कोई भी आके रह सकता है उसके लिए इन वर्ड का यूज़ होता है, INN इन। 3 नंबर, एन एलिफेंट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, एक एलिफेंट एक ताकतवर एनिमल है। इज़ दिस एन एग और ए बॉल, क्या यह एक एग है या एक बॉल है। 5, आई सा एन आंट बाइट माई सिस्टर, मैंने एक आंट को अपनी बहन को काटते हुए देखा। 6, द वेटिकन सिटी
इज़ ए होली प्लेस। वेटिकन सिटी एक पवित्र स्थान है। डिप योर पेन, अपने पेन को डुबो इन एन इंक पॉट, एक इंक पॉट में, यानी कि इंक की बर्तन में, दवात में, शाही की दवात, दवात वर्ड बोलते हैं जहाँ कोई ऐसा पॉट जिसमें कि इंक डली हुई है तो उसे इंक पॉट बोलेंगे। गिव मी ए यूटेंसिल, मुझे एक बर्तन दो। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। फिर भी एक बार, इनमें आई आ रहा है ए ई आई ओ यू तो एन आएगा, एलिफेंट में ई आ रहा है ए ई आई ओ यू एन आएगा, एग में ई आ रहा है ए ई आई ओ यू एन आएगा, आंट में ए आ रहा है इसलिए एन आएगा, इंक पॉट में आई आ रहा है ए ई आई ओ यू इसलिए एन आएगा, और बाकी सब में ए आएगा। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12। राइट ए suitable noun for each adjective given below। राइट ए suitable noun, एक suitable noun लिखना है for each adjective, हर adjective के लिए, given below जो नीचे दिया हुआ है। आपको पता है एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बारे में कुछ बताता है कि नाउन छोटा है, बड़ा है, एक है, पाँच है, दो है, कुछ भी अगर उसके बारे में डिस्क्राइब करता है तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। दोनों का संबंध है। ए सिली मिस्टेक, एक बेवकूफ़ों वाली गलती। ए स्मूथ रोड, एक प्लेन साफ सुथरी अच्छी रोड। ए सॉफ्ट पिलो, एक मुलायम तकिया। ए शार्प माइंड, तेज दिमाग। ए हैवी बॉक्स, भारी बॉक्स। ए रिच मैन, एक अमीर आदमी। ए ब्लंट नाइफ, एक खुट्टल चाकू जिससे कोई चीज़ काटे तो कटे नहीं। ए न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस। ए कनिंग फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी। ए टिनी ग्रेन, एक छोटा सा अनाज जैसे गेहूँ, बाजरा, ये सब अनाज होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो विद एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव के साथ जो कि नंबर हो। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है, एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हमें जो एडजेक्टिव लिखना है वो नाउन की गिनती बताने वाला होना चाहिए कि वो 1 है, 4 है, 50 है, क्या है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं उसे। 1, ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। द क्लॉक हैज़ 3 हैंड्स। क्लॉक 3 हैंड रखती है, या एक घड़ी की 3 सुइयाँ होती हैं। स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स। एक स्क्वायर में 4 कोने होते हैं। ए स्टारफिश है 4 या 5 आर्म्स। स्टारफिश की पक्का ये नहीं होता कि उसमें 5 ही होनी है या तो 4 ही होनी है, वो अलग अलग होती हैं। एक फिक्स उसकी आर्म्स नहीं होती। अलग अलग स्टारफिश की आर्म्स की संख्या अलग अलग भी कई बार होती है। तो कोई 4 लिखेगा तो 4 भी लिख सकता है, कहीं 5 होता है तो 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर में 5 दिया हुआ है इसलिए हमने 5 लिख दिया है। आप 4, 5 जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ए डिकेड हैज़ 10 ईयर्स। एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। ए कार हैज़ 4 व्हील्स। एक कार में 4 व्हील्स होते हैं या 4 पहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। दिए हुए एडजेक्टिव की सही फॉर्म चूज करनी है टू फिल इन ईच ब्लैंक। फिल करने के लिए हर खाली जगह पर, यहाँ पे बाद में दिया हुआ है, तीनों फॉर्म दी हुई हैं एडजेक्टिव की। सेंटेंस में यूज करते हुए ही इन तीनों के बारे में बताते चलेंगे कि कहाँ पर कौन सी आती है। 1 नंबर, माउंट
कंचनजंगा इज लोअर देन माउंट एवरेस्ट। ये जो कंचनजंगा है ये लोअर है, मुकाबले में छोटा है माउंट एवरेस्ट से। तो जहाँ पर दो चीज़ों का मुकाबला होता है तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो 3 डिग्रियाँ हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंपल है, कोई बात सीधी सादी बोली जाती है तो उसमें पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, सिंपल वर्ड आ जाता है। दो चीज़ों में अगर मुकाबला होता है तो कंपेरेटिव डिग्री आती है, जैसे कि यहाँ पर आई है। 2 माउंट हैं, 2 पहाड़ हैं। तो जो माउंटेन, जब 2 माउंटेन्स में मुकाबला किया जा रहा है तो वहाँ पर लोअर आ गया मुकाबला। ER वर्ड का यूज़ होता है, तो उससे दोनों का मुकाबला हो जाता है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है वो तब आएगी जबकि अकेली कोई चीज़ है और वो सबसे ही ज़्यादा अलग है। जब यूज़ आएगा तो बता देते हैं। अगले ही सेंटेंस में उसका यूज़ आ रहा है, द बर्ड फ्लू ओवर द टॉलेस्ट माउंटेन। बर्ड फ्लू, चिड़िया उड़ी, ओवर द टॉलेस्ट, सबसे ऊंचे माउंटेन से। तो सबसे ऊंचे माउंटेन के ऊपर से ये बर्ड उड़ी। तो यहाँ पर क्लियर है, टॉलेस्ट है क्योंकि वहाँ जितने भी माउंटेन हैं उनमें जो सबसे ही ऊंचा माउंटेन था उसके ऊपर से बर्ड उड़ी है। तो टॉलेस्ट आ गया कि जो भी माउंटेन था जिसके ऊपर से बर्ड उड़ी थी वो सारे के सारे माउंटेन में सबसे ही ऊंचा था। तो वहाँ पर आई सुपरलेटिव डिग्री। आपको क्लियर हो गया होगा, 2 माउंटेन थे तो लोअर का यूज़ हुआ, ER उसमें लगा, ER लग के कंपेरेटिव डिग्री यूज़ हुई। और यहाँ पर EST लगा है, EST लगता है जब सुपरलेटिव डिग्री होती है और जब अकेली कोई ऐसी चीज़ हो जो सबसे ही ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा ऊंची हो, सबसे ज़्यादा नीची हो, सबसे ज़्यादा बड़ी हो, सबसे ज़्यादा छोटी हो, कैसी भी वो हो सकती है। आई होप आपको ये तीनों डिग्री क्लियर हो गई होंगी, सिंपल वाली भी, 2 चीज़ों में कंपैरिजन वाली भी, और सबसे ही ज़्यादा वन ऑफ दी जो सब में अपने आप में अलग हो, स्पेशल हो, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। 3 नंबर, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन आवर नेबरहुड। वह सबसे अमीर आदमी है हमारे पड़ोस में। तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनमें सबसे अमीर है, इसलिए EST लगा, रिच का रिचेस्ट हो गया और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ हुई है। 4 नंबर, जुलाई इज़ दी वेटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। वेट माने होता है गीला, और यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। वेटेस्ट मतलब सबसे ही ज़्यादा गीला, यानी कि बारिश वाला महीना होता है जुलाई का। तो बाकी वाले मंथ जो हैं वो कम बारिश वाले होते हैं, ये सबसे ही ज़्यादा होता है पूरे 12 महीने में, इसलिए यहाँ पर वेटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ। जुलाई इज़ दी वेटेस्ट मंथ, जुलाई सबसे ज़्यादा गीला महीना होता है ऑफ द ईयर, साल का। 5 नंबर, दीज एप्पल्स आर स्वीटर। ये जो एप्पल्स हैं ये मुकाबले में स्वीटर हैं देन दोज मैंगोज़, उन मैंगोज़ के मुकाबले। तो ये एप्पल्स उन मैंगोज़ के मुकाबले में ज़्यादा मीठे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आई हैं, एप्पल आया है, मैंगो आया है, 2 चीज़ों का मुकाबला हुआ है। तो मीठा कौन सा है उसके लिए आया है, तो इसलिए इसमें कंपेरेटिव डिग्री हुई है, ER का यूज़ हुआ है, स्वीट का स्वीटर हो गया। आई होप आपको एडजेक्टिव की तीनों फॉर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सर्किल दी वर्ब। एक चीज़ और बता देते हैं, जब भी आप वर्कशीट अपनी कंप्लीट करते हैं या यूनिट टेस्ट आप कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले अपना बुक का, नोटबुक का वर्क ज़रूर कंप्लीट कर लें। ऐसा करने से आपका एक रिवीजन हो जाता है। जब आप टेस्ट शीट और वर्कशीट को करेंगे तो आपको बहुत सारा समझ में आ जाता है, और आगे जब भी आप कोई टेस्ट आपका लिया जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। तो जितनी बार आप रिवीजन करते हैं, एक बार लिखें, दूसरी बार लिखें, तीसरी बार लिखें,
जितनी ज़्यादा बार आपकी प्रैक्टिस होती है, एक बार रीड करें, 2 बार रीड करें, 3 बार रीड करें, लगभग 4 बार तक अपने इस पूरे सिलेबस को कोई भी स्टूडेंट आसानी से रीड कर सकते हैं। इतना टाइम हमारे पास होता है, तो उसके बाद सब कुछ लर्न हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। सर्किल द वर्ब इन ईच सेंटेंस। सर्किल करना है वर्ब को हर सेंटेंस में, एंड राइट ए न्यू सेंटेंस, और राइट करना है एक नया सेंटेंस यूजिंग द सर्किल्ड वर्ब, और जो सर्किल की हुई वर्ब है उसको यूज़ करते हुए। तो दोनों का ही बता देते हैं, जो हमें सेंटेंस दिया है उसका क्या मतलब है, और जो वर्ब को यूज़ करते हुए हमने नया सेंटेंस बनाया है उसका क्या मतलब है। आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जो आपको दिया गया है पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपका मन है तो आप वर्ब का यूज़ करके कोई भी एग्जाम्पल सेंटेंस लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस आपको यहाँ बताया जा रहा है वो ही ठीक है, वर्ब का यूज़ होना चाहिए, सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं। 1 नंबर, मदर विल फिल ए बोटल विद पिकल। मदर विल फिल, मदर भर देंगी एक बोतल को अचार के साथ। तो यहाँ पर फिल जो वर्ड है, फिल जो नाउन है, उसका यूज़ करके हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। फिल दी बैलून विद एयर। बैलून को हवा से भर दो। 2 नंबर, रोन क्लोज्ड द विंडो। रोन क्लोज्ड द विंडो, रोन ने विंडो बंद कर दी थी। तो हमें क्लोज्ड का यूज़ करना है। वर्ब की पहचान आपको पता लगी गई होगी। हम जब रोज़ रोज़ हम इतने सारे सेंटेंस रीड करते हैं तो आपने देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले ही कोई जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद में जो भी कोई वर्ड होता है वो वर्ब होता है। वर्ब में हमारे पास क्या होता है, या तो SEIS लगा होता है, कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, कई बार उसमें ING लगा होता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें लगती हैं ये वर्ब के साथ ही लगती हैं। तो वर्ब का पहचाना जाना बहुत ही आसान है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और फिर बाकी के अदर वर्ड्स होते हैं। तो जब बार बार आप सेंटेंस को रीड करेंगे तो आपको ये अलग अलग आसानी से दिखाई देंगे और समझ आएंगे कि पहले सब्जेक्ट काम को करने वाला, और वर्ब जो हम काम करते हैं, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमारे काम का असर पड़ता है, और फिर बाकी की चीज़ें होती हैं, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, या जो भी कुछ उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप आती रहती हैं वो आपके सामने हम बताते रहते हैं। 2 नंबर है, रोन क्लोज दी विंडो। रोन ने विंडो को क्लोज किया। तो क्लोज्ड का यूज़ करना है हमें। द शॉप इज़ क्लोज्ड टुडे। शॉप बंद है आज। 3 नंबर, द किंग हेल्ड ए मीटिंग। किंग ने एक मीटिंग रखी। हेल्ड का यूज़ करना है। मदर हेल्ड माई हैंड। मदर ने मेरा हाथ रखा। एज द डॉक्टर, जैसे ही डॉक्टर पुट ए बैंडेज, उसने एक बैंडेज पुट किया, लगाया, ऑन माई फुट, मेरे पैर पर। द लिटिल बॉय स्लीप्स इन द क्लास। छोटा बच्चा सोता है इन द क्लास में। तो एक छोटा बच्चा क्लास में सोता है, तो स्लीप्स हमें यूज़ करना है। शी स्लीप्स, वह सोती है, इन हर बेड, अपने बेड में या बेड पर। क्वेश्चन नंबर 16, fill in each blank using the correct form of adjective given in the bracket. Fill in each blank, हर खाली जगह में भरना है using the correct form of adjective। करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव को भरना है, एडजेक्टिव की सही फॉर्म, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया था। पॉजिटिव है, कंपेरेटिव है, या सुपरलेटिव है, वहाँ क्या आएगा, कैसे आएगा, वो आपको पता है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिपीट कर देंगे। गिवन इन दी ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट में दिया है उसे देखते हुए।
रोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन हिज ग्रुप। रोन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा क्योंकि अकेला सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। योर डॉग रन्स फास्टर देन माइन। तुम्हारा डॉगी मेरे डॉगी के मुकाबले में तेज दौड़ता है। तो दो डॉगियों का मुकाबला है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ई आर लगेगा और ये फास्टर हो जाएगा। 3 नंबर, फ्रांस इज बिगर देन ब्रिटेन। फ्रांस ब्रिटेन के मुकाबले में बड़ा है। यहाँ पर भी दो जगहों का मुकाबला हुआ है, फ्रांस का और ब्रिटेन का, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ई आर लगेगा और बिग का हो जाएगा बिगर। 4 नंबर, माई सिस्टर इज़ द यंगेस्ट इन दी फैमिली। मेरी जो सिस्टर है वो सबसे छोटी है फैमिली में। तो जब सबसे छोटी है मतलब यंगेस्ट, सॉरी यंगर। माई सिस्टर इज दी, यहाँ यंगर नहीं आना चाहिए, यंगेस्ट आना चाहिए, क्योंकि दो का तो कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। यहाँ पर यंगर लिखा हुआ है, आप यंगेस्ट लिखें। माई सिस्टर इज़ द यंगेस्ट इन दी फैमिली। मेरी जो सिस्टर है वो सबसे ज़्यादा छोटी है फैमिली में। ई आर नहीं आएगा, यंगेस्ट आएगा यहाँ पर। 5 नंबर, माई काइट इज फ्लाइंग हायर देन योर्स। माई काइट इज फ्लाइंग हायर देन योर्स। मेरी जो काइट है वो तुम्हारी काइट के मुकाबले में ज़्यादा ऊंची उड़ रही है। तो इसमें दो काइटों का मुकाबला हुआ है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री आएगी और यहाँ पर आएगा हायर। तो माई काइट इज फ्लाइंग हायर देन योर्स, तुम्हारी के मुकाबले। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। 17 लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आगे दी हुई टेबल को कंप्लीट करना है। बेसिक फॉर्म दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फॉर्म दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना। पास्ट फॉर्म होता है पास्ट ही होती है, यानी कि पिछली किसी भी बात के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो सेंटेंस में पास्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म है, आईएनजी है। जब कोई काम चल रहा होता है तो वहाँ पर आईएनजी का यूज़ होता है। आगे सेंटेंस आएंगे, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे फिल कर रहे हैं। ईट का है, एट हो गया सेकंड फॉर्म और आईएनजी लग गया ईटिंग, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। कीप, केप्ट और कीपिंग हो गया। रीड, रेड और रीडिंग हो गया। डिप, डिप्ड, डिपिंग हो गया। स्पीक, स्पोक, स्पोकिंग हो गया। स्पीकिंग हो गया। तो ये तीनों फॉर्म आपके सामने आ गई हैं। बेसिक आई है, पास्ट आई है और कंटिन्यूअस आई है। 18 में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है। सर्किल द वर्ब्स, वर्ब्स को सर्किल करना है इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में, एंड राइट बी इफ इट इज़ द बेसिक फॉर्म। अगर बेसिक फॉर्म है तो बी लिख देंगे। बी बेसिक होती है तो सिंपल है। सिंपल अगर वर्ड है, सिंपल वर्ब है तो वो बेसिक होगी। पी इफ इट इज़ दी पास्ट फॉर्म, तो पास्ट पता लग ही जाता है, देखने से ही पता लग जाता है कि वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो उसे पास्ट फॉर्म बोलेंगे। एंड सी, अगर वहाँ पर आईएनजी यूज़ हो रहा है वर्ब में तो वहाँ पर सी लिखेंगे। सी इफ इट इज़ दी कंटिन्यूअस फॉर्म, अगर वो कंटिन्यूअस फॉर्म है उसकी पहचान है आईएनजी आपको मिलेगा फॉर्म ऑफ ईच वर्ब, तो पता लग गया आपको। बी लिखेंगे अगर बेसिक है, सिंपल वर्ब दी हुई है। पी लिखेंगे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। और सी लिखेंगे जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो आसान है। जो सेंटेंस हैं उनकी एक बार हिंदी ले लेते हैं। माई फादर वॉक्स वेरी फास्ट, मेरे फादर टहलते हैं बहुत तेज़ी से। तो इसमें सिंपल एस लगा हुआ है,
वॉक्स है तो बेसिक फॉर्म हो गया। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी मदर खाना बना रही हैं। कुकिंग ING लग गया है इसलिए कंटिन्यूस फॉर्म आया, सी हो गया। माई सिस्टर वर्क्स हार्ड, मेरी सिस्टर कठिन परिश्रम करती है। इसमें वर्क्स हो गया, सिंपल है, बेसिक फॉर्म हो गया। आई बॉट, बाई बॉट बॉट, बाई का हो गया बॉट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए ये पी आ गया यहाँ पर। जैसे कि आपको बताया गया है पी मतलब पास्ट फॉर्म। आई बॉट ए न्यू, आई बॉट ए न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर माई सेल्फ, मैंने खरीदे एक पेयर शूज़ मेरे खुद के लिए। तो पी हो गया। आई एम पास्टिंग, ING आ गया, कंटिन्यूस फॉर्म हो गया, सी आएगा। आई एम पेस्टिंग पिक्चर्स इन माई नोटबुक, मैं पिक्चर्स पेस्ट कर रहा हूँ इन माई नोटबुक, मेरी नोटबुक में। द टीचर टॉट, टीच टॉट टॉट यहाँ पर आया सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पी आएगा, पास्ट फॉर्म यहाँ पे आई है तो पी हमने ले लिया। द टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया हमको अबाउट वर्ब्स टुडे, वर्ब्स के बारे में आज। तो दिस वर्कशीट इज़ ओवर। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, कंप्लीट करना था, नहीं तो 3 पार्ट्स में जाता। तो हमने 2 पार्ट्स में ये वाली वर्कशीट कंप्लीट की है। आप ध्यान से सुने, ध्यान से अपनी वर्कशीट करें, अपनी टेस्ट शीट को पहले प्रैक्टिस कॉपी में करके देख लें, किसी सीनियर से चेक करा लें, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो दोबारा से अपने टेस्ट शीट में करें, तो आपका फुल मार्क्स का टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।